देखो टिल द लास्ट सेशन हम लोगों ने सर्टेन एक बड़ा सा क्वेश्चन किया था जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाया था। दो बैलेंस शीट बनाया था, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो जितना हम लोग को कवर करना था उसके अंदर में हम लोग पॉइंट नंबर 10 तक आ चुका था क्या, या 9 तक? पॉइंट नंबर 10 तक हो गया। लास्ट क्लास में 11 वाला पॉइंट डिस्कस किया था जहां पे क्वेश्चन रिसिप्शन पेमेंट दिया हुआ रहेगा और हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। अभी मैंने आप लोगों को क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिया, सबसे हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, एक क्वेश्चन और करेगा पहले आज इसी कंसेप्ट पे कि क्वेश्चन में रिसिप्शन पेमेंट दिया हुआ रहेगा, हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। देन एक क्वेश्चन करेगा जहां पे क्वेश्चन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देगा, विद दैट हेल्प हम लोग को रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, जिसका लास्ट क्लास में कुछ भी डाउट रह गया था फिर से इस बार देखना कि प्रोसेस क्या है। एंड हर क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट होता है, बस आपको वो नया पॉइंट मार्क डाउन करके रखना है। ऐसे नहीं सारा क्वेश्चन मार्क कर लिया, जो डिफरेंट पॉइंट जहां पे आप लोग नहीं सका, जहां पे आपका हाथ रुक गया, जहां आपका कैलकुलेशन नहीं बैठा, सॉल्यूशन देखना पड़ा, बस उस पॉइंट को हाईलाइट करके रख लो या उस पॉइंट को गोला मार के रख लो कि हम जब नेक्स्ट टाइम वापस रिवाइज करेगा तो मेरे को सिर्फ वही क्वेश्चन पॉइंट करना है, पूरा क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? आप लोग का बुक का स्टडी मेट का इलस्ट्रेशन नंबर 8 आना अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, आई कैन से 3 स्टार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन में अच्छापन देखते हैं। The following was the reception payment account of X Club for the year ended March 31, 2020। उसको छोड़ दो, अब इस पे आओ, नंबर 8 उसको वहीं छोड़ दो, वरना फिर ये भी नहीं रहेगा और वो भी नहीं रहेगा। तो हमारे पास रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, रिसेप्शन पेमेंट कैश बेसिस से बनता है। इसके डेबिट साइड में कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों होगा, इधर कैपिटल पेमेंट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स दोनों होगा ना। तो जस्ट सोचते हैं कि आगे इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास बस यही है, कैन वी आइडेंटिफाई कौन सा आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और कौन सा डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। इफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड में, एंड इफ कैपिटल रिसिप्ट्स है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी, इफ कैपिटल पेमेंट्स है तो आपके लिए एसेट, रेवेन्यू पेमेंट है तो आपके लिए एक्सपेंस। क्लियर ये चीज? तो एक एक करके फाइंड आउट करता है। पहले दिया हुआ है कैश इन हैंड इतना रुपए का, ये कहां जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट। कैश इन हैंड का मतलब कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बैलेंस एट बैंक, ये भी क्या है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो बैलेंस है वही है ना, तो ये भी कहां जाएगा? देखो यहाँ दो अकाउंट है, एक डिपॉजिट अकाउंट और एक करंट अकाउंट। डिस्टिंग्विश पता है आपको दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हाँ बोलो। हाँ हाँ, मतलब डिपॉजिट अकाउंट इज बेसिकली, हम लोग बैंक्स में एफडी बनाता है ना, फिक्स डिपॉजिट, ये उस नेचर का अकाउंट है। यहाँ हम लोग जस्ट पैसा जमा कराता है, इस पे हम लोग को इंटरेस्ट प्लस होता जाता है, ये वो है। इसमें हम लोग डेली का ट्रांजेक्शन नहीं करता बिजनेस का, बट बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन करने के लिए बिजनेसमैन जो अकाउंट ओपन करता है ना, उसको हम लोग करंट अकाउंट बोलता है। करंट मतलब सारा ट्रांजेक्शन डे टू डे ऑपरेशन का जिस अकाउंट से होता है उसको आप लोग करंट अकाउंट बोलते हैं, यानी बिजनेस का सारा ट्रांजेक्शन इसी अकाउंट से होगा। क्लियर है? इसमें बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देता है एंड कुछ सर्टेन एड ऑन सर्विसेज भी बैंक देता है आपको, तो वो हो गया करंट अकाउंट। क्लियर है यहां तक? तो ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। मैं कुछ हाईलाइट करके छोड़ रहा हूं, बाद में टच करूंगा इसको, लेकिन ये तो पता है जो भी बैलेंस है जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। बैंक इंटरेस्ट, बोलो क्या मिला है, रिसिप्ट साइड में मिला है तो आपके लिए क्या है, इनकम। तो कहां जाएगा? डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट फ्रॉम टीज,
ईव टीजिंग वाला टीज नहीं है ये, किसी को छेड़ता है वो वाला टीज नहीं है, ये टी शर्ट है। पोलो टीज बोलता है ना, पोलो टी शर्ट्स को पोलो टीज भी बोला जाता है, तो टी शर्ट्स को टीज बोला जाता है। इसका मतलब हो सकता है हमारा जो ये क्लब है, एक्स क्लब, टी शर्ट्स खरीदता है और बेचता है, या टी शर्ट्स बना के सेल करता होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं देखो, यदि हम लोग को रिसिप्ट हो रहा है, मतलब हमने सेल किया है टी शर्ट्स को, तो या तो उसको खरीदा होगा या बनाया होगा, तो खर्चा लगा होगा, कॉस्ट ऑफ टीज। तो खरीदने या बनाने में 250 रुपीज लगा, सेल किया 300 रुपए में, तो नेट क्या, 50 रुपीज का इनकम, वो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है ये चीज। कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, इसका मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, फेयर्स का मतलब क्या होता है, हाँ, भाड़ा ना, ट्रेड फेयर सुना है, मेला, बेसिकली मेला। तो मेला आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एक्स क्लब में कोई जगह होगा, वहां पे एक इवेंट करवाया, वहां पे आपने स्टॉल्स दिया होगा, उस स्टॉल से आपको कंट्रीब्यूशन आया 100 रुपए का, बट उसको कराने में खर्चा भी देखो कितना चला गया, फेयर्स में एक्सपेंसेस लग गए 400, तो नेट क्या हो गया, 300 एक्सपेंस, 300 आपका एक्सपेंस। क्लियर है। तो मैं इनके साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप कोई सब्जेक्ट में स्ट्रांग तभी हो सकता है, एक तो सब्जेक्ट को फील करना, प्लस उस सब्जेक्ट में जितने टर्म्स और लैंग्वेजेस यूज हो रही है उसका क्लैरिटी होना। आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपका क्लब है, क्लब में ये सारा स्टोरी चल रहा है, और ये स्टोरी बिल्डअप नहीं होगा ना, आपको फिर एक नया क्वेश्चन मिलेगा, आप फंस जाओगे, क्योंकि आप स्टोरी बिल्डअप करना नहीं सीखे। तो हमेशा स्टोरी बिल्डअप करो। आगे बोला सेल ऑफ इक्विपमेंट, सेल ऑफ इक्विपमेंट मतलब कोई सामान था, एसेट होगा हमारा, उसको हमने बेचा। लास्ट सेशन में भी देखा था कि एसेट्स जब सेल करते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता, उससे रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। तो अभी तक मुझे पता नहीं, क्या पता 80 रुपीज का इक्विपमेंट था या नहीं था, वी वांट द कॉस्ट फॉर दिस इक्विपमेंट। जब तक आपको इसका कॉस्ट नहीं पता तो आप प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकता। ये पता है कितने में सेल किया। क्लियर है। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, मतलब फेयर्स किया था ना, तो उसमें कुछ डांस नृत्य गेम्स वगैरह होंगे, तो उन सब से आपको पैसा मिला कितना, 780 रुपीज। तो आप क्या कर सकते हो, ये 780 को इनकम मान लो, नेट दिया हुआ है ना, नेट का मतलब ही क्या होता है, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, तो नेट आपको इतना मिला, ये कहां जाएगा, डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। अभी तक नीचे इंफॉर्मेशन रीड नहीं किया हमने, बट अपेरेंटली इसको फर्स्ट टाइम रीड करके क्या लग रहा है, ये एक स्पेसिफिक फंड है। बोल दिया ना क्या चीज के लिए डोनेशन मिला है, टूर्नामेंट करवाने के लिए। फोर्थ कमिंग का मतलब आने वाले समय में जो आप टूर्नामेंट कराओगे उसके लिए डोनेशन मिला है, सो दिस इज अ स्पेसिफिक फंड। हाँ वो बात अलग है, आगे चल के क्वेश्चन बोल दे कि इसको जनरल डोनेशन मान, ओके मान लेगा, जैसा क्वेश्चन बोलेगा। ये ध्यान रखना क्वेश्चन ही भगवान है, आईसीआई भगवत गीता है, वो जो बोल दिया वही सब कुछ है, उसके आगे ऊपर पीछे कुछ भी नहीं है। चाहे वो गलत बोले, वो बोल दे रात को देखो अभी सूरज निकला हुआ है, हाँ निकला हुआ है, पास होना है तो। डिबेट करने गया तो बोलेगा कोई बात नहीं, तुम डिबेट करो, हर 6 महीने में मेरे साथ आके डिबेट करो, और हर 6 महीने में मिनिमम लॉस 3 लाख का है, तो देख लो कितना लॉस होगा। तो डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट अभी लग रहा है मुझे ये स्पेसिफिक होगा, दो आइटम्स का क्लैरिटी नहीं है तो छोड़ दिया एक बार का, बाकी तो क्लैरिटी था। अब चलते हैं पेमेंट साइड में। ग्राउंड्समैन फी एक्सपेंस, हो सकता है आपका ग्राउंड है उसको मेंटेन करने के लिए केयर टेकर, उसको आप फी दे रहे हैं। मूविंग मशीन,
नाम में ये मशीन एसेट है, ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट। रेंट ऑफ ग्राउंड नॉर्मल एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस खुद ही लिख दिया एक्सपेंस। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट एक्सपेंस। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2019। हम खड़ा कहां पे है? 2020 में, और ये 2019 का करंट ईयर में हम लोगों ने पे किया। हो सकता है लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, समझ में आया? पिछला साल बाकी था तभी तो इस बार पेमेंट कर रहा है। बट मेरे को दिक्कत तो वहां ही नहीं, दिक्कत कहाँ है? ऑनोरेरियम ये क्या होता है? बुलाता है, मतलब कुछ एक्सप्लेन कराने लाइक क्लास में किसी पर्सन को बुलाता बुलाया एक्सप्लेन कराने वो। बाकी लोग क्या भैया, इतना इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पढ़ा ही नहीं हम लोग। ऑनर, ऑनर से बना ऑनोरेरियम, ठीक है? किसी को ऑनर के अगेंस्ट में जब आप कुछ देता है, जैसे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी नॉलेजेबल पर्सन को लेके आते हैं टू इम्पार्ट द नॉलेज। जैसे ओल्ड एज होम में बूढ़े लोगों को मोटिवेशन चाहिए लाइफ में, तो वो मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग बुलाया। अब वो फोकट में तो वो नहीं आएगा ना, उसको कुछ तो देना पड़ेगा। बट सिंस यू आर एन एनपीओ, तुम लोग बोलेगा हम लोग तो धर्म का काम कर रहा है, क्या पैसा वैसा, वो आएगा भी नहीं। लेकिन आप वेजेस ये सब बोल के, सैलरी, कंसल्टेंसी फीस ये सब बोल के नहीं देता उसको। आप लोग ऐसे एज ए टोकन ऑफ लव उसको गमछा पहना दिया, एक चांदी का सिक्का दे दिया, सोने का सिक्का दे दिया, या ऐसी 2100 1100 इस टाइप का फीस दे दिया आपने उसको। वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये तो अच्छा समाज सेवा का काम है, हम इसमें कहाँ लेगा ये सब। ऐसे वो एक बार बोलेगा, ओके फोटो खिंचा लेता है। तो दैट इज ऑनोरेरियम। आया समझ में ऑनोरेरियम क्या होता है? तो पिछले साल हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक अच्छा स्पीकर आया था जिसको पे करना था हम लोग को 400 एज अ टोकन ऑफ लव, हमने नहीं किया होगा, आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में उसको पे कर दिया। तो बेसिकली ये कहाँ जाएगा? एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा, सेकेंडली करंट ईयर का एक्सपेंस में एडजस्ट हो जाएगा। वी विल नॉट कंसीडर दिस वैल्यू एज करंट ईयर एक्सपेंस बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू माई प्रीवियस ईयर। पिछला साल का उधारी का जस्ट तुम पेमेंट ही तो कर रहा है। दैट्स इट, समझ में आया? नेक्स्ट है बैलेंस एट बैंक। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है ये तो, कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट मार्क करके छोड़। अब ये जो आगे चलने से पहले मैंने कुछ जगह ग्रीन हाईलाइट किया, क्यों किया? एक बात बताओ, जब आप बिजनेस में अकाउंटिंग करता है, आप नॉर्मल बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं, तो हम सर्टेन सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं। क्या क्या सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं? कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। और इन सब में कोई ट्रांजेक्शन नहीं आता तो हम लोग जर्नल प्रॉपर बनाते, राइट? पासबुक बोल के कहीं पे पढ़ा क्या जो आप बनाते हो? तो पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाती है। हम अकाउंटिंग करेंगे हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग या बैंक के अकॉर्डिंग? हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग ना। तो ये जो बैलेंस दिया हुआ है ये तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस एज पर कैश बुक कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये दिया हुआ क्या है आपको? बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक। तो मुझे क्या चाहिए? बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर है? अब किसी को बचपन का बीआरएस याद है कि कैसे पासबुक से कैशबुक निकालता था, या फिर कैसे कैशबुक से पासबुक निकालता था? हाँ
अजीब सा कुछ नहीं होता, कंसेप्ट क्लियर नहीं था। अजीब सा क्या है? तुम्हारे हाथ में पासबुक दिया हुआ है, तुमको क्या निकालना है? देखो बीआरएस में तो मैं समझाऊंगा ही, बट अभी थोड़ा सा ग्लिम्स दे दो। अपने हाथ में क्या है? पासबुक, उसी का बैलेंस है। मुझे ये आंसर चाहिए। तो एक बात बताओ, आपको ये आंसर निकालने के लिए हो सकता है सर्टेन ट्रांजेक्शन्स को प्लस माइनस करना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर निकलेगा। इसकी वैल्यू में, यहाँ जो ये वैल्यू दिया हुआ है, इसमें कुछ प्लस कुछ माइनस करेंगे, तब जाके ये वैल्यू आएगा ना। तो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट आप किसमें करेंगे? प्लस माइनस जो करना है, इसमें करोगे या इसमें करोगे? व्हाई नॉट इन कैश बुक? बिकॉज वो तो पता ही नहीं है ना हमारे हाथ में क्या है। तो जो हमारे हाथ में होगा उसी में तो चेंजेस होगा। आई बात समझ में? बस ये लॉजिक ध्यान में रखना, जो आपके हैंड में होता है चेंजेस उसी में ही हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक चेंजेस इन कैश बुक, बिकॉज वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। क्लियर है? ठीक है जी। तो एक बात बताओ, पासबुक बोले तो बैंक का बैलेंस। बैंक के दो अकाउंट क्वेश्चन ने दिए। एक दिया है मुझे डिपॉजिट और एक करंट। डिपॉजिट, करंट। मुझे बताओ बिजनेस के ट्रांजैक्शन किसमें हुए होंगे? करंट अकाउंट में। इसका मतलब प्लस माइनस कौन से अकाउंट में करेंगे? करंट अकाउंट में, डिपॉजिट में करेंगे ही नहीं। डिपॉजिट अकाउंट इज जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट, एफडी। एफडी अकाउंट की तरह होता है। तो हम लोग को जो भी प्लस माइनस करना है किसमें करेगा? करंट अकाउंट में। क्लियर है ये चीज? ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। तो ये क्रैक कर लिया क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और क्या बैलेंस शीट में जाएगा। एक दो जगह रेड जो किया था वो डाउटफुल में है, जैसे 80 रुपीज एंड 1000 रुपीज। इसका क्या करना है समझ में नहीं आया। मैं डाउटफुल था तो मैंने बोला तुम लोग भी डाउटफुल में रहो। आगे बढ़ते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। दो डेट का एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया क्वेश्चन, ये कोई तरीका होता है? एक है 1 अप्रैल 19 और एक है 31 मार्च 20। हमारे पास रिसिप्शन पेमेंट कौन सी डेट का दिया हुआ है? 31 मार्च 20 का दिया हुआ है। दैट मीन्स हम लोग को फाइनेंशियल ईयर 1920 का बुक्स बनाना है। तो क्वेश्चन मुझे इस डेट में तुम्हारे बिजनेस में क्या क्या एसेट्स था, क्या लाइबिलिटीज था, उसका वैल्यू बता रहा है। क्यों बता रहा होगा? टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट एंड फाइंड आउट कैपिटल फंड। ओपनिंग कैपिटल फंड, क्योंकि जब तक आपको ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं पता होता है, पूरे साल भर जो आपने काम किया है उसका सरप्लस और डेफिसिट किसमें डालोगे? इसके लिए आपको ओपनिंग कैपिटल फंड पता होना पड़ेगा। और वो कैसा पता करेगा? बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन ने आपको दो चीज दे दिया, एक तो ओपनिंग डेटा और एक क्लोजिंग डेटा। सब्सक्रिप्शन ड्यू बोले तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। क्लियर है? अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग एक्सेट्रा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग मतलब खर्चा, तो इसका ड्यू था पिछला साल का, तो मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर प्रीवियस ईयर। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। क्लियर है? चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। ये क्या है भाई? चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, मतलब आपने किसी को चेक दिया था रिपेयर का,
राइट, बट उस बंदे ने अभी तक उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, लेकिन जिस दिन आपने चेक दिया होगा आपने अपने बुक्स में क्या एंट्री किया होगा? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये कर चुके होंगे। लेकिन अभी जो आपके पास बैंक का बैलेंस आ रहा है, क्या उसमें माइनस हो गया? क्या क्या बैंक में वो माइनस हो चुका है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट अकाउंट है 600 रुपए, ये तो एज पर बैंक है, कहीं ना कहीं 300 माइनस होना चाहिए ना, फॉर द सेक ऑफ बीआरएस। एज पर योर बुक्स 300 माइनस हो चुका होगा ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये करंट ईयर का कैश बुक बैलेंस निकालने के लिए बैलेंस एज पर कैश बुक कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है 600, राइट, लेकिन 300 का चेक आपने ऑलरेडी इशू कर रखा है किसी को, तो कैश बुक में तो माइनस हो चुका होगा ना। इसका मतलब कैश बुक में मेरा इतना बैलेंस आ ही नहीं रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 300 रुपए। तो वो लाने के लिए क्या करेगा? दिस इज माई करंट अकाउंट बैलेंस एज पर कैश बुक, और यही मेरा बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लियर है पॉइंट? सेम गोज फॉर द क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग में भी वैसे ही करेगा। जल खाओ बाबा, जल पियो, पानी वानी पियो, थोड़ा निद्रा को भगाओ, नशीली आंखों को थोड़ा खोलो अपना। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, उसी को ही बोल रहा है जो सुना। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, पानी पी लो, नींद चला जाता है। वरना अपने पड़ोस वाले को परमिशन देके रखो कि हमारा गलती से आंख बंद करे तो एक थपड़ाए देना, तो अपने आप बस एक्टिव रहेगा भाई, मारना मत, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी जब मिलता है ना, हमारा हाथ तो ऐसा रहता है, बस सो तो चटाक करके दे देगा। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यानी ये मेरा ओपनिंग में इतना बैलेंस था मशीनरी का, और ईयर एंड में इतना बैलेंस है। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, यानी करंट ईयर का क्लोजिंग में कुछ देखना पड़ेगा, करंट ईयर में बाद में बात करेगा। बोनस टू ग्राउंड्समैन, मतलब बोनस देना था ग्राउंड्समैन को, जैसे ग्राउंड्समैन सैलरी था ना, फी, ग्राउंडमैन फी, तो उनको हम लोग को बोनस भी देना था, बट ड्यूरिंग द ईयर हमने पे नहीं किया, बोला बाद में देगा, तो आउटस्टैंडिंग है, इट्स एन एक्सपेंस। क्लियर? फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, the honorarium to the secretary and treasurer are to be increased by a total of rupees 200. क्या बोल रहा है? करंट ईयर में जो भी आपके यहाँ गेस्ट आया है, उनको जो आप ऑनोरेरियम पे करोगे, लास्ट ईयर के कंपेयर में 200 रुपए एक्स्ट्रा देना है। तो लास्ट ईयर का कितना दिया था आपने? 400। तो करंट ईयर वाले चीफ गेस्ट को कितना दोगे? 600। दोगे या दे दिया? दे दिया होता तो रिसेप्शन पेमेंट का पेमेंट साइड में कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होता पेमेंट फॉर करंट ईयर। इसका मतलब ये भी क्या है आपका? आउटस्टैंडिंग। आया समझ में? क्लियर है? क्वेश्चन पूरा समझ में आया? अब इस क्वेश्चन में कैसे करोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट का डेटा अपने को समझ में आया हुआ है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेंगे, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट के टाइम मैं वो सिखाऊंगा। क्लियर है? हाँ। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड का क्या पॉइंट होगा बताऊंगा मैं, अभी नहीं कनेक्ट कर रहा, क्योंकि पहले ओपनिंग बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर लूं, उसके बाद नहीं, ओपनिंग में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा इसका, बिकॉज ये करंट ईयर का क्लोजिंग है। ओपनिंग का इतना ही इंपैक्ट है, यही सारा डेटा है सिर्फ। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्राफ्ट बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2019। क्लियर है?
जिसको नहीं समझ में आता है पूछ लिया करो, नई नवेली दुल्हन की तरह मत शर्माना, क्योंकि हमको कोई शर्म नहीं आता पैसा लेने के टाइम। तो तुम लोग को भी पूछने के टाइम नहीं आना चाहिए, बिंदास पूछने का, जितना बार पूछेगा हम उतना बार समझाएगा। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 19 किसका बुक्स में बना रहा है? इन द बुक्स ऑफ, ये EXC वाला एक्स है, कोई वो वाला एक्स समझ के फीलिंग्स के अंदर मत घुस जाना। टकरा के मेरा प्यार से काम देखेगी। हैं? हम तो पूरा एकदम टाका टाकी। थोड़ा टाइम बाद जब और ज्यादा हाई लेवल में जब ऐसे होगा, हम पूरा सूटअप में आएगा मेरा ड्राइवर, थोड़ा बॉडीगार्ड, और फिर कम से कम 200-300 स्टूडेंट्स ऐसे होगा, जब रास्ता में कहीं पे भी जाएगा, या फिर क्या होगा कि उसका बच्चा बड़ा होगा, इधर आना होगा, रेफरेंस, और नहीं नहीं नहीं, सीट ही नहीं है, फुल हो गया। कैसा फैंटेसी है रे तुम लोग का? थोड़ा खुद का फैंटेसी हमारा मुंह से निकलवाता है। एक चीज देखना, हाउ टू राइट एन आंसर इन एग्जाम हॉल। तो भाई अभी पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ, 1 या 2 दिन में अपलोड भी कर दूंगा पूरा रिकॉर्ड करके इसको। ये रिसेंट जो पेपर आया, मैंने तुम लोगों को बोला जब भी आप पेपर में लिखते हो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आंसर नंबर सबसे पहले मिडिल ऑफ द पेज होना चाहिए, गैपिंग्स होना चाहिए, लाइंस छूटना चाहिए। बेचारा चेकर को मजबूर कर दो तुम्हें मार्क्स दे ऐसे ऐसे कि पूरा मार्क्स उसको देना पड़ेगा। ईच एंड एवरीथिंग, कि किस तरीके से आप थ्योरी प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से आप प्रैक्टिकल को प्रेजेंट करोगे। लाइंस नहीं टाना फिर भी वो देगा मार्क्स। अब लाइंस तो खुद के ऊपर है, वो आप फटाफट टान दो, बट होना चाहिए आपका पेपर नीट एंड क्लीन। हर सॉल्यूशन में किसका बुक्स में बना रहे हो, क्या बना रहे हो, वो सारा चीज रहना चाहिए। व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग अ वर्किंग नोट, रेफरेंस शुड बी गिवन। कि हम यदि किसी कैलकुलेशन का वर्किंग नोट बनाया है और मेरा यहाँ पे कुछ बाई चांस सिली मिस्टेक हो गया, प्लीज मेरे को कम से कम मेरे मेहनत का मार्क्स तो दो। कैसे देगा? जब तुम उसको रेफरेंस पॉइंट देगा, उसको मजबूर करेगा कि जाओ मेरा वर्किंग नोट भी चेक करो, तब वो नीचे आएगा, प्यार से देखेगा, ओ यहाँ तो सही निकाला था, हो सकता है एग्जाम प्रेशर में गलती से मेन अकाउंट में गलत फिगर पोस्टिंग कर दिया, तो वो आपको बहुत कम मार्क्स कट करेगा। लेकिन आप वर्किंग नोट बनाओगे नहीं, रेफरेंस पॉइंट कुछ दोगे ही नहीं, तो वो मार्क्स देगा कहाँ? समझ में आया? सेम चीज देखो, क्या नाम है, आप सबने कंसाइनमेंट किया ना मेरे साथ, एक भी वर्किंग नोट मैंने इस क्वेश्चन में नहीं बनाया, बट ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ा कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आए कि कैलकुलेशन कैसे किया मैंने। क्योंकि वर्किंग नोट क्या क्या बनाता है अपन कंसाइनमेंट में, इसका बनाता है, तो मैंने बता दिया उसको कैसे निकाला। इसका बनाते हैं अपन, बता दिया मैंने उसको। हर एक वो चीज, कमीशन बता दिया, सेल्स बता दिया, गुड्स एंड बता दिया। अलग से बनाना वेरी गुड, बट टाइम मैनेजमेंट, पेजेस थोड़ी ना मेरी तरह तुम्हारा ऐसे स्क्रॉल होता है वहां पे, इधर से उधर जाना होगा, तो इधर उधर करने में भी तो टाइम जाता है ना। तो जब मेरे को पूरा क्रिस्टल क्लियर होता है कंसेप्ट, तो मैं फटाफट उसके नीचे भी तो वर्किंग दिखा सकता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं करते, बट एग्जाम में तो दिखा ही सकते हो तुम। वही चीज है, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे वर्क करना बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन, आओ देखो, आपके पास में ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा मेरे को बताओ। क्वेश्चन में डेटा था ना नीचे, पहले नीचे वाला पुट कर दे,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 150 रुपीज, या फिर वही लिख लो सब्सक्रिप्शन ड्यू। ₹150। Then outstanding printing expense, ₹100। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट जो था वो तो चेक हम लोग रिपेयर के लिए दे चुका था, तो जो करंट अकाउंट का बैलेंस निकालना उसको ठीक करना है ना। और क्या क्या है? इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट 800 रुपीज। मशीनरी एंड इक्विपमेंट 800। फिर एक था कैश इन हैंड, यहाँ था ना जहां आपने ओपनिंग बैलेंस शीट लिखा था, ₹100। डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट 2230। करंट अकाउंट, अब करंट अकाउंट में जो बैलेंस है वो तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एज पर पासबुक है, हम लोगों को एज पर कैश बुक निकालना पड़ेगा। तो एज पर पासबुक है ₹600, बट एक चेक हम प्रेजेंट कर चुके तो वो माइनस करना पड़ेगा, तो -300 एज पर कैश बुक आ गया। क्या और कोई एसेट या लाइबिलिटी था क्या? आउटस्टैंडिंग ऑनोरेरियम, देखो नीचे कहीं नहीं था, लेकिन वो रिसिप्शन पेमेंट से पता चला ओह लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्वेश्चन जब पढ़ो एकदम क्रिस्टल क्लियर से पढ़ो। तो आपका एक था आउटस्टैंडिंग ऑनोरेरियम, कितना रुपए का? 400। क्या और कोई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है? 400 हम तो कौन सी डेट का बना रहे हैं? करंट ईयर में बढ़ा के देगा ना। 1419 का मतलब हो गया 31 मार्च 19, यानी पिछला साल वाला ही बना रहे हो तुम। तो व्हाट विल बी द कैपिटल फंड? 2018, 3080, सन 3080। कितना आगे चले गए? 2023 में हो अभी तो। टोटल मार देने का 3580, 3580। पहला काम डन, बराबर हो मेरे साथ? अब क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 20।
दीपक समझ में आ रहा है? हम्म। हाँ सर। कब आ रहा है तुम? सर जुलाई में। अब देखो कैसे बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले रिसिप्ट साइड से स्टार्ट होता है। ओ माय गॉड, बैंक इंटरेस्ट। नीचे भी कहीं पे इंटरेस्ट तो हम पढ़ा था। क्लोजिंग में, यानी करंट ईयर का बात कर रहे हो। एक बात बताओ, यदि मेरे पास ये सब पासबुक के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है, ये सारा पासबुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो 30 रुपए। आपके पास ये पासबुक के अकॉर्डिंग है। नीचे क्या बोला? इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, यानी मेरा ये पासबुक में अभी तक आया ही नहीं होगा ना इंटरेस्ट। मेरे पास जो भी क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन है वो तो एज पर पासबुक दिया हुआ है रिसिप्शन पेमेंट में। तो रिसिप्शन पेमेंट बता रहा है कि आपको रिसीव हुआ है 30 रुपीज का इंटरेस्ट। बैंक में 30 रुपीज का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो ये तो बैंक बता रहा है ना मुझे, बट एक्चुअल में बैंक में कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है? 50 रुपए का। आई बात समझ में? तो कैसे प्रेजेंट करोगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट। क्योंकि देखो हमें पता है कि इंटरेस्ट मिलना कितना था, 50 रुपीज का। 30 मिल चुका, 20 अभी तक पासबुक में आया नहीं है। क्यों नहीं आया? हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा वो, राइट? तो ड्यू तो हो गया। वी डू अकाउंटिंग एज पर एक्रूअल बेसिस, तो हमें इसको हमारी इनकम में काउंट करना चाहिए। दिस 20 रुपीज विल बी काउंटेड एज इनकम इन अवर बुक्स। तो कैसे दिखाएंगे? बाय इंटरेस्ट 30 प्लस अक्रूड 20 रुपीज, तो 50 रुपीज होगा। क्या इसका इम्पैक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा? जाएगा। ठीक है, जाएगा। कैसे जाएगा? साथ साथ में बना लेता हूं ताकि वो तकलीफ ना करे। बैलेंस शीट एज एट 31st of March 20। अब ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मेरे कैश बुक में प्लस होगा ना? दिखा सकते हो चाहो तो इधर एडजस्टमेंट में, वरना इसको अलग से दिखा दो। अक्रूड इंटरेस्ट, छोड़ो झंझट ही खत्म। एसेट है, अक्रूड इंटरेस्ट 20 रुपीज का एसेट होगा, तुम्हारे लिए मिलना बाकी है। साथ में होना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका काम हो गया। फिर डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन 2600, उसमें कुछ तो पॉइंट्स थे। बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन कितना है एज पर रिसेप्शन पेमेंट? 2600। इतना टोटल रिसीव हुआ है। क्या लास्ट ईयर कुछ आउटस्टैंडिंग था क्या? था ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा। तो क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब वो मिला होगा करंट ईयर में, तो वो तो काउंट नहीं होगा। माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग,
करंट ईयर का कुछ मिलना बाकी है, नीचे था ना, इधर देखो 100 रुपए, ये तो मिलना बाकी है ना, तो बट करंट ईयर के इनकम में तो काउंट होगा। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, या आउटस्टैंडिंग एट एंड भी बोल सकता है तुम लोग। तो टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर कितना हो गया हमारे लिए? 2550। क्लियर है? अब ये जो 100 रुपए का आउटस्टैंडिंग है, ये हमारे बैलेंस शीट में भी तो आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज, क्या मक्खन का तरह धीरे 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 जा रहे हैं। रिसिप्ट फ्रॉम टीज का क्या करना है? नेट वैल्यू दिखाना था। प्रॉफिट कितना हो रहा था? 50 रुपए। हाँ कर सकता है, तभी भी नेट इफेक्ट तो सेम ही होगा। इस तरफ 300, इस तरफ 250, नेट इफेक्ट तो 50 का ही आ रहा है। शाबाश। कहाँ गया वो ये रहा। बाय नेट इनकम, या फिर बाय नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टीज, कितना? 50। कहानी खत्म। रिसिप्ट पेमेंट के अंदर कोई भी आइटम दिया हुआ रहता है, उसका कितना इंपैक्ट होता है? कोई दो बोला? सिंगल इंपैक्ट। और इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो उसका कितना इंपैक्ट होगा? तो कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स में क्या करना है? नेट एक्सपेंस हुआ है तो 100 और 400, तो 300 रुपए का एक्सपेंस दिखा दे। टू नेट एक्सपेंस ऑन फेयर्स 300। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस साइड में ही आएगा। ये क्लियर है? सेल ऑफ इक्विपमेंट, भैया ये तो रेड का रेड में ही रह गया, क्या करना है? चलो देखते हैं, कुछ तो कहानी दिया हुआ था क्वेश्चन में। साल के शुरू में इक्विपमेंट था कितने का? ओपनिंग इक्विपमेंट एंड मशीनरी कितने का है? 800 रुपए का। क्वेश्चन कुछ बता ही नहीं रहा कि आपने जो सेल किया है वो कितने का था, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो प्रॉफिट लॉस आप खुद तो अज्यूम कर नहीं सकते, तो हम ये मानेंगे जितने का था उतने में ही आपने सेल कर दिया। जितना वैल्यू का था हमारे बुक्स में, उसी वैल्यू में आपने उसको सेल आउट कर दिया। बिकॉज इफ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता तो क्वेश्चन खुद बोलता। आपने और क्या किया? प्लस परचेज ऑफ मशीन था ना, एक मूविंग मशीन खरीदा था 1500 का, और एक सेल भी कर दिया आपने, सेल ऑफ इक्विपमेंट 80 रुपीज। क्लोजिंग कितना?
देखो देखो 1750, यही तो क्वेश्चन बता रहा है। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? ज्यादा आ रहा है ना? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्लोजिंग वैल्यू है 1750 एज पर द क्वेश्चन। होना तो कुछ और चाहिए, कहाँ उड़ गया? डेप्रिसिएशन। लॉस क्या होता है? एसेट यूज कर रहा है, यूज कर लिया हमने, यूज कर लिया तो डेप्रिसिएशन। क्योंकि 1500 प्लस 800 कितना होता है? 2300। और 80 का सेल कर दिया, कितना बचा? 2220। उतना होना चाहिए ना क्लोजिंग बैलेंस, बट बैलेंस कितना बता रहा है बुक्स? तो क्या हुआ होगा? ड्यूरिंग द ईयर यूज किया तो डेप्रिसिएशन हो गया। तो हमारा निकल जाएगा डेप्रिसिएशन एज बैलेंसिंग फिगर। कितना? 470। आया समझ में? क्लियर है? तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ आ जाएगा? 470 एक्सपेंस साइड में आ जाएगा। सेल वाले का कुछ करना ही नहीं है, जो बुक वैल्यू था उतने में हमने सेल कर दिया। बैलेंस शीट में तो ऑलरेडी इफेक्ट होके आया होगा ना, क्लोजिंग बैलेंस बुक्स खुद बता रहा है। तो डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका। देखो यहाँ पे क्वेश्चन खुद ईयर एंड का वैल्यूज दे रहा है 1750। तुमको तो अकाउंट्स वैसे ही पढ़ना चाहिए कि किसी का रिटर्न में कहां से कहां इम्पैक्ट जाएगा। कैश बुक में भी, बैलेंस शीट में भी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी। अलग वाला कुछ नहीं है, जो अपन प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं वही है। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, इनकम है ये आपका। क्या चीज? बुक वैल्यू, मतलब लम सम अब इतना वैल्यू का बचा है, एस्टिमेटेड का मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो नेट प्रोसीड्स फ्रॉम वैरायटी एंटरटेनमेंट 780। डोनेशन फॉर फोर्थकमिंग टूर्नामेंट कैपिटल फंड में जाएगा या लाइबिलिटी साइड में स्पेसिफिक फंड बोल के दिखा देगा हम लोग। क्लियर है? तो ये क्लैरिटी हो गया, क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं, तो ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ, डोनेशन फॉर फोर्थकमिंग टूर्नामेंट। हाँ, तो लिख दें इसको बैलेंस शीट में। लाइबिलिटी साइड में है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 1000। क्लियर है? तो रिसिप्ट साइड तो सारा हो गया। पेमेंट की बारी। ग्राउंड्समैन फीस 750, लेकिन कुछ एक बाकी भी था, उसको बोनस देना बाकी था ना।
to groundsman fee plus outstanding bonus. बोनस कितना था? 300 रुपए। बोनस तो 300 देना था ना, तो टोटल एक्सपेंस कितना? 1050, 1050। अरे मैंने शॉर्टकट में लिखा O/SING, एग्जाम में तुम मत लिख देना आउटस्टैंडिंग। ऐसे लिखोगे तो चेकर भी कभी कभी शॉर्टकट मार देता है, और उसका शॉर्टकट भारी पड़ेगा तुम लोग पे। क्लियर है यहां तक? ये आउटस्टैंडिंग बोनस लायबिलिटी साइड में भी तो जाएगा, देना बाकी है। क्लियर? फिर क्या बोला है? मूविंग मशीन बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, कितना दिखाना है? इक्विपमेंट एंड मशीन्स कितना दिखाना है? 1750। क्लोजिंग बैलेंस जो था 1750 रुपए। क्लियर है? कंपाइलर में देखिएगा स्पीड, टाइमर के साथ, टाइमर के साथ। हाँ, टाइमर। अरे खाली सीखना थोड़ी है, स्पीड भी तो बढ़ाना पड़ेगा, कम्पीट करना है ना बाकी लोगों से, तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा अपने को। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस 280 का खर्चा किया, लेकिन देखो पिछला साल का कुछ प्रिंटिंग का पैसा देना बाकी था, तो पहले तो वो दिया होगा, और करंट ईयर का भी कुछ अभी भी देना बाकी है ना। तो क्या करोगे? करंट ईयर में टोटल पे कितना किया है? 280 रुपीज। टू प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस 280। लास्ट ईयर का इसमें होगा ना, तो वो माइनस कर देगा। माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना था? 100 रुपए। और करंट ईयर का जो अभी भी बाकी है वो तो एक्सपेंस में काउंट होगा, प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड 80, 260। कहीं ना कहीं ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में भी तो जाएगा। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस 80 रुपीज। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, कोई पॉइंट था क्या? यस रितेश, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट। यस, टू रिपेयर्स टू इक्विपमेंट। करंट ईयर में हमने कितना पे किया है? 500 रुपए, लेकिन ये तो पासबुक के अकॉर्डिंग आ रहा होगा, तो लास्ट ईयर वाला जो पे किया है वो तो कंसिडर ही नहीं किया होगा, तो वो माइनस होगा, और करंट ईयर वाला प्लस होगा। माइनस चेक इशूड
फॉर प्रीवियस ईयर, पिछला साल का कितना 300 प्लस चेक इश्यूड फॉर करंट ईयर 260, कितना आएगा? हाँ बात देखिए, पिछला साल का किया ना, प्रेजेंट नहीं हुआ ना, और हमारा बुक्स तो पासबुक के अकॉर्डिंग बना रखा है हमने, तो उसको ठीक करना पड़ेगा ना। हाँ यस, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, जो 400 पे किया है, क्या उसको करंट ईयर का एक्सपेंस मानना है क्या? लेकिन करंट ईयर का एक्सपेंस कितना था 600, क्या पे किया? तो क्या दिखाओगे एक्सपेंस में? हाँ, यहाँ डायरेक्ट ऑनोरेरियम लिखने से भी होगा, आउटस्टैंडिंग ऑनोरेरियम लिखने से भी होगा। कितना 600, राइट? क्योंकि 400 जो हमने करंट ईयर में पे किया वो तो रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया और रिसेप्शन पेमेंट से कहानी खत्म। बट जो करंट ईयर का ड्यू हुआ है उसको एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, एंड सिंस आपने पे नहीं किया तो ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर? अब क्या बच गया? बस कहानी खत्म। अब तो ये बैंक, ये जो वैल्यूज है ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। एक जाएगा कैश इन हैंड 250, कैश इन हैंड 250। हाँ हाँ, अच्छा वो नहीं लिखा क्या आउटस्टैंडिंग बोनस? लिख दिया ना मैंने, ये रहा, वो तो ऐड कर दिया, ग्राउंड्समैन फी में ऐड कर दिया ना। तुम्हें तो बोला था 1050। हाँ, बोल के रख दिया। कैश इन हैंड आ गया। डिपॉजिट अकाउंट कितना बैलेंस है 3090। अब थोड़ा सा यहाँ पर लिखना, बट आगे लिखना मत जो मैं करने वाला हूँ, कि मैं लिखूंगा फिर कट कर दूंगा। डिपॉजिट है करेंट अकाउंट, देखो करंट अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ वो क्या है एज पर पासबुक, कितना बैलेंस है 150। 150 एज पर पासबुक है। आपने एक चेक इश्यू कर दिया बट अभी तक माइनस नहीं किया, तो एज पर कैश बुक बैलेंस निकालने के लिए तो उसको माइनस करेगा ना। रिपेयर्स वाला जो चेक था, आपने 260 रुपीज का जो ये चेक है इश्यू कर दिया, बट वो बैंक से माइनस नहीं हुआ, बट फ्रॉम कैश बुक पॉइंट ऑफ व्यू माइनस होगा ना, तो माइनस करना चाहिए उसको। -260। और कोई एडजस्टमेंट था क्या पासबुक से रिलेटेड, कोई एडजस्टमेंट? कौन सा? इंटरेस्ट कर तो दिया, अक्रूड इंटरेस्ट बोल के दिखा दिया।
मिलना बाकी है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम में काउंट हो गया, यही था एक। अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, -110। एक बात बताओ, इधर ऐसे दिखाऊं अच्छा लगेगा? बैंक के माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। वो किस तरफ जाता है, लाइबिलिटी साइड, तो एसेट साइड नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कट, इसको प्रेजेंट करेंगे इधर, करंट अकाउंट -260 -150 110, बिकॉज नेगेटिव बैलेंस कभी शो नहीं करते हम लोग। नेगेटिव का मतलब पे करना था हम लोग को, तो हम लोगों ने लाइबिलिटी साइड में शो कर दिया एज अ ओवरड्राफ्ट। क्लियर है ये चीज, यहां तक डन। अब क्या रह गया क्वेश्चन का, ये भी हो गया, 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 ये भी हो गया। देखो तो मैच कर रहा होगा क्या? खाली सरप्लस डेफिसिट निकालो सबसे पहले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस या डेफिसिट क्या आ रहा है कैलकुलेट करो। मस्त स्टेप बाय स्टेप चलने का, ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है जिसका बैलेंस शीट मैच नहीं होगा। सरप्लस टू सरप्लस कितना 40 टोटल। अच्छा अच्छे से बोलो, तेज बोलो। 3430, हम चाइनीज में बोलते हैं हाँ, 3430। ये सरप्लस कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड होगा। वो तो लिखा ही नहीं था, कैपिटल फंड निकाला था क्या आप लोगों ने, 3080 प्लस सरप्लस 40 3120। देखना तो अपना बैलेंस शीट मैच हो रहा है क्या, 52 दोनों साइड, क्या बात कर रहे हो? बस तुम लोग बोल दिया तो मैच ही हो रहा होगा, इतना अच्छे से तुम लोग सॉल्व किया तो मैच होना ही पड़ेगा। बुझी साहब, मगजमती गई, दिमाग में गया कुछ प्रोसेस, तरीका, कैसे एक एक पॉइंट को समझा। देखो इनिशियली जब फर्स्ट टाइम करते हैं समझ जाएगा कि मेरे को हर एक चीज हर एक पॉइंट को समझाना है, तरीका समझाना है, बट जब आप घर पे करो तो थोड़ा स्पीड बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन समझा हुआ है कौन सा आइटम ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा, तो आप फिर से करो, अटक जाओ, फिर से सॉल्यूशन देखो कि क्या था, क्या बोला था, कैसे करना था। क्लियर है? इफ आप इस तरीके से करोगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए जहां पे रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बना हुआ रहे, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट हमेशा मैच करे। क्लियर है? किसी का भी डाउट है अभी तक में तो पूछ सकता है। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, summary of reception payment of Bombay Medical Aid Society for the year ended 31st December 2020 are as follows। बाबा रे बाबा, क्वेश्चन खुद ही रिसेप्शन पेमेंट का समरी बता रहा है और नीचे बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट। क्या बचकाना हरकत है, समरी दे दिया, जो पैसा आया है उसको रिसिप्ट साइड में लिखो और जो गया है उसको पेमेंट साइड में लिखो। देन करेंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना है।
ये रिसेप्शन पेमेंट का समरी है, ये पिछले साल का डेटा, ये करंट ईयर का डेटा। तो जो लास्ट ईयर से रिलेटेड है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो करंट ईयर का बैलेंस शीट में जाएगा। तो आप लोग को बनाना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बुक क्लब का नाम है क्या कुछ? बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी। इन दी बुक्स ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी receipts and payment account for the year ended 31st of March 20 और मार्च नहीं दिसंबर, कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है ये। ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है 8000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000 रिसिप्ट साइड में आ गया। देन सब्सक्रिप्शन मिला है आपको 50,000, डोनेशन 15,000। तो जो मिला है वो रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन 50,000, डोनेशन 15,000। हाँ, साफ साफ बोला है फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये डोनेशन तुम्हारा जनरल डोनेशन है। रेवेन्यू का मतलब होता है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, 9,000 का इंटरेस्ट मिला है। टू इंटरेस्ट ऑन 9% इन्वेस्टमेंट, 9,000 का इंटरेस्ट मिला आपको, इसको इन्वेस्टमेंट वैल्यू मान लिया। क्यों माना? लिखा हुआ है समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है, तो मिला होगा ना। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, तो बाय मेडिसिन सप्लाई 30,000। Honorarium to doctor 10,000, salary is 28,000. Honorarium 10,000 by salary is 28,000। जो रिसिप्ट है रिसिप्ट में, और जो पेमेंट है वो पेमेंट साइड में। Sundry expenses 1,000, equipment purchase 15,000। Sundry expense 1,000, equipment 15,000। चैरिटी शो एक्सपेंस 1500, चैरिटी शो कलेक्शन 12,500। चैरिटी शो एक्सपेंस 1500 टू चैरिटी शो कलेक्शन 12,500। जो क्वेश्चन में समरी बोला वो सारा हमने उतार दिया। बाकी कुछ डेटा बैलेंस सीडी वगैरह क्या है, कैश का क्लोजिंग क्या है, देख लेंगे आगे। ओपनिंग और क्लोजिंग का डेटा दिया हुआ है, तो दो चीज बनेगा मेरा। एक बन जाएगा मेरा क्या, बैलेंस शीट एज एट
1 जनवरी 20, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या डेटा है? सब्सक्रिप्शन ड्यू 1500, एसेट साइड में आएगा सब्सक्रिप्शन ड्यू 1500, लाइबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन 1200, फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000, स्टॉक दिया हुआ है, इसका मतलब कंजम्पशन निकालना पड़ेगा जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। देन अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई मतलब क्रेडिटर, ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई 9,000। बेसिकली ये कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स है, क्योंकि हमारा ट्रस्ट का नाम ही क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? बॉम्बे मेडिकल एड, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग वो सब हॉस्पिटल वाला सर्विसेज देता है, तो दवाई चाहिए होगा तो बल्क में खरीदते हैं, तो हमारा क्रेडिटर है जिससे हम खरीदते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 21, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 50। इक्विपमेंट 21, बिल्डिंग 50,000। फिर कैश बैलेंस था आपका एज पर रिसेप्शन पेमेंट 8,000। सिली मिस्टेक कहाँ होता है पता है? 9% इन्वेस्टमेंट में। ये आपको इंटरेस्ट वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ होगा पता है? एक्स वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उस पे 9% मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 9,000। तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना? 1 लाख। एक्स वैल्यू पे 9% मल्टीप्लाई करोगे, सो योर इंटरेस्ट वैल्यू विल बी 9,000। क्वेश्चन ये दे रहा है आपको, आपको ये निकालना है। हाँ यूनिटरी कर लो, 9% के लिए इतना होता है तो 100% के लिए कितना होगा? आंसर विल बी सेम। समझ में आया ये वाला? तो 9% इन्वेस्टमेंट आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। वन लाख। तो कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? कितना? 180,300। ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट क्लियर है क्या? हम्म, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट क्लियर है क्या? क्लियर है? किसी को डाउट? रिसिप्शन पेमेंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट में डाउट है क्या? अभी क्या बनाएगा अपन?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, for the year ended 31st December 20, we prepare income and expenditure with the items of receipts and payment. तो सबसे पहले था सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन 50,000, जो प्रीवियस ईयर का है वो क्या होगा, माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, क्वेश्चन नहीं बोला है कुछ तो वो मिल चुका होगा 1500 माइनस एडवांस एट एंड, करंट ईयर में जो आपने एडवांस दिया है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 700 जो आपने एडवांस दे रखा है करंट ईयर का, वो तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो वो माइनस होगा, प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड, करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है 2200, एंड जो लास्ट ईयर ही आपको मिल चुका था वो तो करंट ईयर का इनकम में आएगा, एडवांस एट बिगिनिंग 1200, तो बताओ मुझे सब्सक्रिप्शन इनकम कितना आ रहा है, 51,200, डुअल इंपैक्ट होगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा, करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है 2200, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो अपन लायबिलिटी साइड में दिखाएगा 1200, अच्छा मदद क्यों लेता है क्लियर है, हाँ वही है, निकालना ही तो होता है। उसके बाद देखो अपने रिसेप्शन पेमेंट में लिखा था रिसिप्ट साइड में डोनेशन, और इस डोनेशन को आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मानना है, तो नॉर्मल इनकम होगा ये, डाउटफुल चेहरा क्यों देता है हमको, $15,000 डोनेशन, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, $9,000, क्लियर है। उसके बाद चैरिटी शो कलेक्शन है 12,500 और चैरिटी शो एक्सपेंस हुआ था 1,500 का, तो नेट चैरिटी शो कलेक्शन कितना हो गया बाय नेट चैरिटी शो कलेक्शन कैसे निकालेंगे 12,500
माइनस 1500, $11,000 नेट चैरिटी शो कलेक्शन है। क्लियर है यहां तक? रिसिप्ट साइड सारा का सारा डन। पेमेंट साइड में मेडिसिन सप्लाई दिया हुआ है, तो हम लोग को मेडिसिन कंज्यूम्ड निकालना पड़ेगा। मेडिसिन कंज्यूम निकालने के लिए सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा मेडिसिन परचेज कितना था। आपने मेडिसिन खरीदा कितना था? पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिटर को आपने कितना पे किया? देखो रिसेप्शन पेमेंट का क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में है 30,000। 30,000 पे किया, उसमें से वो पहले से कितना मांगता था? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, वो चला जाएगा क्या? अभी भी वो कुछ मांगता है क्या? कितना? इसका मतलब आपने टोटल कितना का शॉपिंग कर लिया होगा? 34,000। ये तो परचेज हो गया। तो मेडिसिन कंज्यूम्ड कितना किया आपने? आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था? एज पर ओपनिंग बैलेंस शीट 10,000। ड्यूरिंग द ईयर आपने और परचेज किया 34, तो टोटल 44। इसमें से कितना मेडिसिन आपके पास पड़ा है अभी भी? 15,000। तो बाकी कंजम्पशन कर लिया होगा कितना? 29,000 इज योर कंजम्पशन। समझ में आया ये जो तुम पूछ रहा था उस दिन? नहीं समझ में आया? आप थे नहीं ना, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसको, प्रीवियस वाला, फिर आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा। एकदम लॉजिकल था कि आपने अपने क्रेडिटर को करंट ईयर में पे किया 30,000, वो पहले से 9,000 मांगता था, तो 30,000 में से 9,000 तो प्रीवियस ईयर वाला सेटल्ड हो गया, बचा उसके पास कितना? 21। और वो बोल रहा है हम आपसे अभी भी 13,000 मांगता है, अभी भी और 13 मांगता है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने उससे कितना रुपीस का गुड्स खरीदा है? 34, तभी तो वो 13 और मांग रहा है ना। 21 जो उसके पास था वो सेटल्ड हो गया, और 13 मांग रहा है, मतलब टोटल परचेज हमारा हुआ होगा 34,000, राइट? अब आपके पास मेडिसिन था क्लब में 10,000 का पहले से, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपने और परचेज किया 34,000 का मेडिसिन, तो टोटल मेडिसिन कितना होना चाहिए क्लब में? 44,000। बट आपके पास बचा है सिर्फ 15,000, तो बाकी गया कहाँ? यूज कर लिया, और जो यूज हो गया वही तो एक्सपेंस होता है। तो टू मेडिसिन एक्सपेंस 29,000, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड 29,000। पेमेंट दिया हो चाहे नहीं हो, स्टॉक दिया हुआ मतलब निकालना। मेडिसिन कंज्यूम 29,000 एक्सपेंस हो गया, तो आपके पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना बचा ईयर एंड में? क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ईयर एंड में कितना है? 13,000। तो ये बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है ये यहां तक?
$29,000 करंट ईयर में मेडिसिन यूज किया है तो उसको खर्चा मानेगा ना। तो जब तक तुम अपने इनकम में से एक्सपेंस माइनस नहीं करोगे तो सरप्लस डेफिसिट कैसे पता चलेगा। यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। हाँ, तरीका याद मत करो, लॉजिक को समझो। हाँ, याद की हुई चीजें कुछ समय तक याद रहेगी, समझी हुई चीजें लास्ट तक चलेगी। और क्या था पेमेंट साइड में, रिसेप्शन पेमेंट का पेमेंट साइड में और क्या था आपके, ऑनोरेरियम 10,000, सैलरीज 28,000, कोई एडजस्टमेंट है क्या उससे रिलेटेड, नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आ जाएगा। टू ऑनोरेरियम 10,000, टू सैलरीज 28,000 एक्सपेंस है ये तुम्हारे लिए। और क्या पे किया था आपने, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000, सन्ड्री एक्सपेंस 1,000, तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस साइड में आ गया। उसके बाद में आपने क्या किया, इक्विपमेंट खरीदा है 15,000, बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास इक्विपमेंट था 21,000, ड्यूरिंग द ईयर और परचेज कर लिया 15,000, तो इक्विपमेंट कितना होना चाहिए ईयर एंड में, 36,000। एज पर क्वेश्चन इक्विपमेंट है कितना तुम्हारे पास, 6,000 डेप्रिसिएशन। समझ में आया। तो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 21 था, 15 खरीदा और अब बचा है सिर्फ 30, तो 6,000 तुम्हारा डेप्रिसिएशन। तो इक्विपमेंट को अपन बैलेंस शीट में भी लिख सकता है इधर, साइलेंट पे नाम है क्या, तो पता है मेरा है, ठीक है कोई बात नहीं, बड़ा इक्विपमेंट 30,000 आएगा बैलेंस शीट में भी। इसके बाद रिसेप्शन पेमेंट का कहानी तो खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, चैरिटी शो का काम कर लिया था। रिसेप्शन पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस बताओ, 9,000 क्लोजिंग कैश बैलेंस, 94। तो ये क्लोजिंग बैलेंस मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। $9,000, ठीक है। तो आप लोगों ने ये हो गया, 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 बिल्डिंग
48,000 का ईयर एंड में है और बिगिनिंग ऑफ द ईयर बिल्डिंग का कितना था 50,000। तो 50 से 48 कैसे हुआ होगा डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2000 50 का बिल्डिंग था 48 क्लोजिंग बैलेंस बचा है तो 2000 डेप्रिसिएशन वैल्यू कम हुआ होगा तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितना आएगा 48,000 एज पर क्वेश्चन। क्या सारा डेटा हो गया क्या ये हो गया ये सब कहानी हमने कर लिया डन सब कुछ वैसे तो दिख रहा है अपेरेंटली। एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट देख लो क्या सारा आइटम्स नीचे आ गया है क्या वापस इसका कर दिया ये हो गया ये डन ये डन ये डन ओ माय गॉड ये तो छूट गया। इफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट था तो क्लोजिंग में भी रहेगा ना। इफ ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया होता तो रिसिप्शन पेमेंट का रिसिप्ट साइड में आता सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा मतलब कंटिन्यू है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा 9% इन्वेस्टमेंट 1 लाख। समझा किस तरीके से मिलाना होता है क्वेश्चन में कुछ छूटा या नहीं छूटा। हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच कर लिया करो क्या सारे आइटम्स आ गए एडजस्टमेंट कर लिया क्या हमने तभी आपको पता चलेगा वरना तो डिफरेंस आएगा। अभी देखो फिर से मैच करते हैं ये तो हो गया सारा एडवांस वाला कर दिया क्रेडिटर दिखा दिया ओ माय गॉड कैपिटल फंड इसको तो दिखाया नहीं अभी तक 180 300। तो कैपिटल फंड जब भी अपन लिखते हैं तो मेरा दिमाग बैक ऑफ द माइंड बोलता है कि ड्यूरिंग द ईयर का सरप्लस और डेफिसिट वो भी करना होगा तो वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से निकलेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा बन चुका आप लोग मुझे बताओ सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट सरप्लस कितना 10,200 ठीक है। तो ये 10,200 रुपए मैच नहीं हो रहा रिंकी देखो क्या गलती किया आइटम्स को चेक करो हाँ ये कैपिटल फंड में ऐड कर दो सरप्लस 10,200 मैच कर लेना बैलेंस शीट मैच हो रहा होगा कितना टोटल 204,200 बस यही तो करना था। अच्छा पॉइंट क्या था इसमें इंटरेस्ट ऑन 9% इन्वेस्टमेंट एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में वो आएगा दूसरा क्लोजिंग में भी आएगा यहां गलती कर देते हो तुम लोग। समझ में आया किसी को कोई भी पॉइंट में डाउट कुछ नोट डाउन करना रह गया तो देख लो। ओपनिंग बैलेंस शीट ठीक है आप लोग इतना करोगे कंपाइलर से सर्टेन क्वेश्चन होमवर्क रहेगा मैं मार्क करवाता हूँ दैट विल बी योर टास्क। फिर नेक्स्ट सेशन में रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे लोग जहाँ पे क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर देगा और अपन को रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट ड्राफ्ट करना है।
ओपनिंग दिखाऊं, क्लोजिंग दिखाऊं, क्या क्या दिखाऊं? ओपनिंग से ही तो क्लोजिंग बनाना है तुमको। इनकम एक्सपेंडिचर, अच्छा रुको 3 पेज फाड़ फाड़ के दिखाता हूँ मैं अभी स्क्रीन में। ये लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।